कि गीता के फ्लैट में कुछ ऐसे वाकयात बेरुनमा हुए थे जिनसे वो बेखबर थी। रॉयल होटल में मेरे साथ सलीम अकबर खान भी मुकीम था। ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने बारे में सलीम अकबर खान के बदले हुए जज्बात से वीरा को पूरी तरह आगाह कर दिया था। इसके हासदाना ख्यालात की रूह फौरन एल्जा की तरफ बह की। वो जानना चाहती थी कि इस पॉलिश लड़की के साथ मेरे मरासिम की क्या नौयत थी। वीरा अपने किरदार के एतबार से एक अजीबोगरीब और नाकाबिले फहम औरत थी। वो महज मेरी दोस्त थी, लेकिन हमेशा से मेरी हर बात को शक शुबे की नजरों से देखने की आदत थी। मुझे बहुत करीब से देखने और परखने के बावजूद उसे ये गलत फहमी थी कि मैं बहुत रंगीन मिजाज था और कोई भी औरत जरा सी कोशिश से मुझे वरगला सकती थी। वीरा की इसी गलत सोच की वजह से मैंने उससे शीरी रैंडल का कोई जिक्र नहीं किया, वरना उसे खरीदने के लिए एक नया मौजू मिल जाता। दूसरी तरफ मेरी बीवी गजाला थी। एक तवील और सबर आजमा महबूबियत से गुजरने के बाद वो मेरी बीवी बनी थी। वो मेरे बारे में वीरा के दिली जज्बात से पूरी तरह वाकिफ थी, लेकिन जब सफर की बात ठहरी तो उसने किसी भी एतराज के बगैर मुझे वीरा के साथ कराची से रवाना होने की इजाजत दी थी। यह और बात थी कि मुझे रुखसत करने के बाद वो मेरे फिराक में दिलगीर और आब दीदा थी। ट्रेन जमीन दोज सुरंगों से निकलकर अब लंदन के मुजाफात में सब्जे और कुशादा आबादियों के दरमियान पड़ी हुई रेलवे लाइन से गुजर रही थी। गिरदोपेश की वो नुमाया तब्दीली नजरों को बहुत भली मालूम हो रही थी, लेकिन वीरा मुसलसल मेरे कान खाए जा रही थी। पार के छोटे से मुजाफाती स्टेशन पर हमारे डिब्बे का आखिरी मुसाफिर भी उतर गया तो दूसरे दरवाजे से कालों की एक टोली अंदर घुसी। वो भी हम जैसे इंसान थे, मगर ये एक अफसोसनाक हकीकत थी कि इस वक्त तक कालों के बारे में मेरे तजुर्बात बहुत तल्ख थे। ट्रेन या ट्यूब हर स्टेशन पर बहुत कलील से मुद्दत के लिए रुकती है। छोटे और गैर मारूफ स्टेशनों पर यह वक्फा और भी कम रह जाता है। इस वक्त मैं किसी और नाखुशगवार तजर्बे का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। मैं वीरा को इशारा करके सीट से उठा और एक ही लंबी जस्त में डिब्बे से प्लेटफार्म पर पहुंच गया। मेरे पीछे वीरा के बाहर आते ही दरवाजे सिसक कर बंद हुए और ट्रेन आगे चलती। क्या हुआ, एकदम ही यहाँ क्यों उतर गए? वीरा ने सामने आकर बेजारी से पूछा। यहाँ की फिजा में कुछ सूंधी सी खुशबू रची हुई महसूस हुई और मैं उतर गया। तुम झूठे हो, मेरा अंदाजा है कि तुम कालों से डर कर ट्रेन से निकले हो। समझ गई थी तो सवाल करने की क्या जरूरत थी? मैंने बदमजगी से कहा। बाज़-औक़ात तुम वाकई अक्लमंद हो जाते हो। ये काली मखलूक दुनिया के जिस खित्ते में भी है अजाब बनी हुई है। इनमें सारे शैतानी और साफ कूट कूट कर भरे हुए होते हैं। अफ्रीकी मुल्कों में तुम्हें एक से एक शरीफ काला मिलेगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने प्लेटफार्म के दूसरे रुख पर जाते हुए तेजी से कहा। मैं इनकी नहीं, मगरबी मुल्कों में पाए जाने वाले कालों की बात कर रही हूँ। न्यूयॉर्क में सरे शाम भी लोग कालों के करीब से गुजरते हुए खौफ महसूस करते हैं, मगर सारे मगरबी काले यकसा नहीं होते। तुम इनकी जवान नस्ल को बेराह कह सकती हो। रोजगार और तालीम के मौके की कमी इन्हें मुंतकिमुल मिजाज और तशद्दुद परस्त बना देती है। अमेरिका में सबको यकसा मौके हासिल हैं। तुम देखो कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में कालों की कितनी बड़ी तादाद आला ओहदों पर फाइज है। वीरा ने पुरजोर लहजे में कहा। मेहनती कालों ने हमेशा और हर मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नस्ली तौर पर ये काहल, कामचोर और तालीम से बेजार हैं। इसीलिए पसमानदा और जराइम पेशा नजर आते हैं। वीरा शायद ठीक कह रही थी। दुनिया के हर मुल्क में तालीम, रोजगार और तरक्की के मैदान में जा बजा तबकाती तफरीक नजर आती थी और हर खित्ते में इसके वाज़े असबाब की निशानदही होती रहती थी। लेकिन सफ़ेद फाम कौमों के साथ रहने बसने वाले काले लोग बिलास्तस्ना हर जगह पसमानदा नजर आते थे। इस बारे में इनकी नस्ली शनाख्त दूसरे असबाब पर भारी नजर आती थी। ये तुम्हारे समाजी और माशरती तजज़िये हैं, मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं। मैंने इस मौजू को वहीं ख़त्म करते हुए वीरा से कहा। इस वक्त बात सिर्फ इतनी सी थी कि इस डिब्बे में कालों के साथ सिर्फ हम दोनों थे। इनमें से कई ने डिब्बे में सवार होते ही खरीस नजरों से तुम्हारी तरफ देखा था और मैंने यहीं उतरने का फैसला कर लिया। तुमने अच्छा किया, लेकिन खतरा हम दोनों को ही लाक हो गया था। तुम जानते हो कि मैं अपना दिफा करना अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते थे। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने मुंह बनाकर कहा। वो हजाम नहीं थे जो हाथ आई हुई एक सालिम दोशीज़ा को भूलकर उसके बाल सीधे या टेढ़े करने बैठ जाते। अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे ये सोचने दो क्या मैं वापसी में कहाँ उतरना है। अगर तुम कोई मंसूबा नहीं बना रहे हो तो कहीं भी उतरा जा सकता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं कराची फोन करने का फैसला कर चुका हूँ, मैंने उसे आगाह किया। इसका मतलब है कि मेरे साथ मुसलसल बातें करते हुए भी तुम्हारा ज़हन काम कर रहा था। मजबूरी थी, हम यहाँ तफरीह के लिए नहीं आए हैं। अपनी हिफाजत के साथ साथ मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता था कि बदरी यहाँ आकर आगे रवाना हो जाए और हम उससे राब्ता भी ना कर सकें।
मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, शायद मैं तुम्हें कोई मशवरा दे सकूं। फिलहाल मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं, हम वापसी पर किंग्स क्रॉस पर ही उतरेंगे। मैं कराची से ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो दोनों लंदन किस वक्त पहुंच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मेरा सर हिलाते हुए बोली, तुम खुद उससे रब्ता करोगे? अपनी नन्ही सी खोपड़ी पर जोर देकर तुम आखिरकार बात समझ लेती हो, यह एक अच्छी बात है, मैंने उसकी पुश्त पर थपकी देकर कहा। इसी वक्त मुखालिफ समत से आने वाली बरकी ट्रेन तेज रफ्तारी से नमदार हुई और प्लेटफार्म के साथ रुक गई। दरवाजे खुले और प्लेटफार्म पर मौजूद दूसरे मुसाफिरों के साथ हम भी उसमें सवार हो गए। इस वक्त भी बेशतर नशिस्तें खाली थीं। ये लंदन ट्रांसपोर्ट वालों की आला मंसूबाबंदी थी कि दफ्तरी औकात में रश में वो ट्रेनों में खचाखच भरे हुए मुसाफिरों से किराए की मद में इतनी रकूम हासिल कर लेते थे कि दिन के बाकी औकात में शहरियों की सहूलत के लिए तकरीबन खाली ट्रेनें भी दौड़ाने के मुतहम्मिल हो सकें। इसके बरअक्स हमारी लोकल और सर्कल्स रेलवे का ये हाल था कि मुसाफिरों से जायज़ और पूरा किराया वसूल न करने की वजह से हर वक्त खसारे का रोना रोया जाता था और इस खसारे में कमी करने के लिए असल कोताही पर तवज्जो देने की बजाय औकात और ट्रेनों की तादाद में आए दिन रद्दो बदल करके नित नए अहमकाना तजर्बात किए जाते थे, जिनकी वजह से मुसाफिर इन सहूलतों से बेजार रहते थे। किंग्स क्रॉस ट्यूब स्टेशन की जमीन दोज भूल भलियों से बाहर एक नई रंगारंग दुनिया हमारी मुंतजिर थी, मगर मेरी नजरें खून बूथ की तलाश में सरगर्दा थी। वसी हाल में मुख्तलिफ रास्तों और सहूलतों की निशानदेही के लिए नुमाया बोर्ड आवेजा थे। इनकी मदद से हम जल्द ही एक कितार से लगे हुए पब्लिक फोन तक पहुंच गए। इनमें से बेशतर रेजगारी से चलने वाले पुराने फोन थे और चंद जदीद कार्ड फोन थे। मैंने बूथ में दाखिल होकर नंबर मिलाना शुरू किया तो वीरा भी मेरे करीब मौजूद थी। सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से सुल्तान शाह ने रिसीवर उठाया और फिर उसने बैनुल अक़वामी काल की मखसूस बीप सुनते ही अंदाजा लगा लिया कि वो काल मेरी ही हो सकती थी। हमें तुम्हारे फोन का बेचैनी से इंतजार था। सलाम दुआ के बाद सुल्तान शाह ने कहा, वो दोनों तुम्हारे वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे लंदन पहुंच रहे हैं। इनके पहुंचते ही तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। यहाँ से इनकी रवानगी गैर यकीनी हालात में हुई है। हमारा काम यहाँ पहुंचते ही शुरू हो गया था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मालूम होता है कि अव्वल खान से तुम्हारी तफसीली बात नहीं हो सकी। सुल्तान शाह के गहरे सांस के बाद उसकी आवाज उभरी, तुम्हारे जाते उसका रवैया बदल गया है। काम के मामले में सख्ती से राजदारी बरकरार रखने वाला तुंदखू अफसर नजर आता है। इस मौजू पर ज्यादा बात ही नहीं करता, वैसे नर्म और दोस्ताना अंदाज में पेश आता है। वो इस वक्त है कहाँ? मैंने हंस कर सवाल किया। मैं भी उसकी गोशमाली करता हूँ, पता नहीं वो कहाँ होगा। इससे बात हो तो मेरी शिकायत का जिक्र न करना, ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए। वो जैसा भी है एक अच्छा और काबिल एतमाद दोस्त जरूर है और शायद गजाला भी तुम्हारे आसपास नहीं है, वरना वो अब तक तुम्हारे हाथ से रिसीवर छीन चुकी होती। मैंने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा, कल रात अव्वल खान की फैमिली वापस आ गई है, आज वो इसी तरफ गई हुई है। ड्यूटी से वापसी पर अव्वल खान उसे यहाँ छोड़ देगा। सुल्तान शाह ने मुझे आगाह किया, तुम्हारे जाने के बाद वो सख्त डिप्रेशन का शिकार है। उसका ध्यान बांटने के लिए अव्वल खान आज सुबह खुद ही उसे यहाँ से लेकर गया था। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो तुम्हें कितना टूट कर चाहती है। अगर वो अपने जज्बात के इजहार पर काबू रखने की सलाहियतों की मालका और पढ़ी लिखी ना होती तो लैला मजनू के किस्से ताज़ा हो चुके होते। फजूलियात में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, मैंने एक हल्की सी गुर्राहट के साथ कहा। यह बताओ कि कल तुमने रोजी से क्या बकवास की थी? रोजी? सुल्तान शाह की ताहिर ज़दा आवाज़ उभरी। फिर उसे फौरन याद आ गया कि कराची छोड़ते हुए वीरा मिसेज रोजी बर्ड बन चुकी थी। उसने बुखलाकर वजाहत करते हुए कहा, मैंने तो उससे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की थी। उधर सुल्तान शाह मेरे बेसाख्ता सवाल पर छटपटा गया था। इधर वीरा ने मुस्तरिब होकर मेरे हाथ से रिसीवर झपटने की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी। कामयाबी ना होने पर वो माउथ पीस के करीब मुंह लाकर तेजी से बोली, असलम के इस फ्रॉड में ना आना, मेरी से कोई बात नहीं हुई है। ये जबरदस्ती तुमसे कुछ गुलवाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जबरदस्ती वीरा को दूर धकेल दिया और माउथ पीस में कहा, इसकी लोरियां तुम्हें इसी कदर सता रही हैं, तुम्हें पहली परवाज से इसे वापस भेज सकता हूँ। खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इसने खुद कहा है कि इसने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है। जरा रिसीवर इसे दे दो तो मैं इससे पूछूं कि वो मेरे खिलाफ क्या जहर फशानी कर रही है। सारी बकवास वही करती रही थी। तुम गजाला से पूछ लेना कि मैंने कुछ नहीं कहा था। उसने रोजी से कहा जाने वाला एक एक लफ्ज खुद सुना था। पिछली रात वीरा ने खुद ही फरमाइश की थी कि कराची वाले उससे बात कर लें। मैंने भी हमदर्दाना तौर पर अव्वल खान को वही मशवरा दिया था, लेकिन वीरा ने उस काल के बारे में सिरे से कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने इब्तिदा ही से वीरा की इस गुरेज को महसूस कर लिया था, लेकिन दानिस्ता इसे नहीं छिड़ा था। लेकिन सुल्तान शाह मेरी बातों में आकर खुद ही वाज़े इशारे दे बैठा था और वीरा इस गुफ्तगू को जल्द अज जल्द खत्म कराने के लिए बेचैन हो जा रही थी, जिससे जाहिर हो रहा था कि सुल्तान शाह झूठ नहीं बोल रहा था। गजाला से बात होगी तो मैं इससे भी पूछ लूंगा। अगर वीरा से बिछड़ जाने के बाद तुम अपने दिल में इसके लिए कोई गुंजाइश महसूस कर रहे हो तो बेतकल्लुफ होकर मुझे बता दो। इसे राजी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये तुम क्या खराफात बोल रहे हो? उसकी भन्नाई हुई आवाज उभरी,
आखिर तुम मेरे बात पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं रोजी जैसी वायात औरत को दूर ही से साथ सलाम करता हूँ। मैं तुम्हारा सलाम उसे पहुंचा दूंगा। मैंने वीरा को आंख मारकर पूरे खलूस और संजीदगी के साथ कहा। सलाम नहीं, साथ सलाम। सुल्तान शाह गुस्से में तकरीबन चीख पड़ा। साथ सलाम का मतलब सिर्फ और सिर्फ लानत होता है। आप मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ वरना मैं फोन बंद कर दूंगा। ऐसा ना करना, मैंने जल्दी से कहा। मैंने जरूरी काम से फोन किया है, जल्दी से बता डालो, अब मेरा पारा तेजी से चढ़ रहा है। वह वाकई गुस्से में था। तुम्हें सलीम अकबर खान वाले किस्से का इल्म तो होगा? मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए पूछा। बस फोन ही पर बेसुरोपा इशारे सुने हैं। मैं बता चुका हूं कि अब अव्वल खान मुझे कुछ नहीं बताता। तुम्हारे फोन के बाद उसने सलीम अकबर खान के किसी दफ्तर की सील के बारे में यहां से 2-3 फोन किए थे। तुम्हारे किस्से में ये नाम बिल्कुल ही नया और अजनबी है। ये कौन है? मैं तफसील में नहीं जा सकता। पूछोगे तो अव्वल खान तुम्हें पूरी कहानी सुना देगा। बस उसे ये बता देना कि सलीम कल सुबह 8 बजे वाली परवाज से कराची के लिए रवाना होगा। शायद ये भी कोई शिकार है। उसकी इस्तफामिया आवाज उभरी। यहाँ से बदरी भेजा गया, उसके बदले में वहां से सलीम आ रहा है। ठीक है, मैं इसे बता दूंगा। शहर की मजीद कोई सरगर्मी या खैर खबर? मैंने स्क्रीन पर कार्ड के घटते हुए यूनिटों पर निगाह टालते हुए पूछा। अमनो अमान की क्या हालत है? सुल्तान शाह तलखी से हंस पड़ा। मालूम होता है कि लंदन की हवा खाकर तुम बिल्कुल ही मासूम और सादालू हो चुके हो। बरसों से अमनो अमान में कोई बेहतरी हुई है जो 3 दिनों में कोई तब्दीली आ जाती? सब कुछ यूं का तू है। तुम वापस आओगे तब भी सब यूं ही मिलेगा। किसी वक्त जहांगीर की खैर खबर ले लेना, उसे मेरे सफर की पूरी कथा सुनाने की जरूरत नहीं। बस ये कह देना कि आजकल शहर से बाहर हूं, मौका मिला तो किसी वक्त मैं खुद भी उसे फोन कर लूंगा। मेरा फोन कार्ड खासा महंगा था। तवील बात होने के बाद भी काफी यूनिट बचे रहे। गुफ्तगू का मौजू बदल जाने के बाद वीरा ने रिसीवर छीनकर सुल्तान शाह से बात करने की कोशिश तर्क कर दी थी। मेरे फोन बंद करने पर भी उसने कोई शिकवा नहीं किया। मैंने सुबह 9 बजे नाश्ता किया था, अब 2 बज रहे हैं। क्या इरादा है? फोन बूथ से हटते ही वीरा ने अपने पर्स को फिजा में झुलाते हुए बेफिक्री से पूछा। अब आज कोई देसी खाना खाते हैं? ये कहकर मैं दोबारा ट्यूब स्टेशन की तरफ मुड़ गया। लंदन में सुबह से लेकर रात गए तक लाखों लोग बरसे जमीन रहते हैं, तो बिला मुबालगा लाखों ही अफराद ट्यूब की जमीन दोज दुनिया में हर वक्त मुतहर्रिक, मुंतजिर या मसरूफ सफर रहते हैं। किंग्स क्रॉस से विक्टोरिया लाइन की ट्यूब लेकर हम ऑक्सफोर्ड सर्कस से पहुंच गए। वहां साजो सामान के हल्के और भारी थैलों से लदे फंदे मर्दो जन दूसरे लोगों से ज्यादा नुमाया थे। मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट छोड़कर एक जैली सड़क पर घूमा तो वीरा बोले बगैर नहीं रह सकी। तुम देसी खाने के लिए कहाँ जाने का इरादा रखते हो? किसी पाकिस्तानी या इंडियन होटल ही में मतलब की चीजें मिल सकेंगी। सोच लो, वहां आने वालों में इन ही कौमों के लोग शामिल होंगे। गीता का किस्सा ताजा तरीन है, हमें ऐसी जगहों से गुरेज ही करना चाहिए। इसने मेरी तवज्जो बिल्कुल बहुत अहम नुक्ते की तरफ मबजूल कराई थी। मैंने फौरन ही वो इरादा मुलतवी कर दिया और वीरा को लेकर करीबी रेस्टोरेंट में घुस गया। फास्ट फूड को यूरोप और अमेरिका में माहिरीन सेहत जंक फूड या नाकारा ग़िज़ा का नाम देते हैं, लेकिन नई नस्ल के 7 मुअम्मर लोगों में भी इन खानों की बढ़ती हुई मकबूलियत हैरान को नजर आती है। बेशतर बड़े शहरों में लाखों का यह धंधा मल्टीनेशनल चीनी कंपनियों के हाथ में है, जो जहां भी बैठ जाए जम जाता है और फिर इस पर दौलत बरसने लगती है। खाने पीने और इसके बाद लंदन की कोचा नवर्दी के दौरान में मैं वीरा से दुनिया जहान के मौज़ूआत पर बात करता रहा, लेकिन मेरा ज़हन इसी पेच में उलझा हुआ था जो बदरी की आमद से पैदा हो रहा था। मेरे से मिलना नागुज़ीर था। हमारे अगले प्रोग्राम का इन्हिसार इसी मुलाकात पर था, लेकिन कोई बड़ा खतरा मोल लिए बगैर वो मुलाकात होती नजर नहीं आ रही थी। मैं अपने ज़हन पर हर जाविये से जोर दे रहा था। फिर अचानक ही मेरे ज़हन में एक खाका सर उभारने लगा। इस पर अमल करके कामयाबी की कोई ना कोई राह निकाली जा सकती थी, मगर मुश्किल ये थी कि इस लाहे अमल में वीरा की मौजूदगी की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी तरफ वीरा किसी भी तरह मेरा पीछा छोड़ने पर आमादा नहीं थी। वो पहले ही कह चुकी थी कि उसने अपनी रात वो मास्टर रॉबर्ट होटल के बजाय सेंट्रल लंदन में मेरे साथ बसर करने का फैसला कर लिया था। वो इस कदर जोदे रंज तबीयत की मालिक थी कि मेरे लिए उससे इस मौजू पर बात करना दुश्वार नजर आ रहा था। मैंने एक मरतबा फिर अपने ज़हन में आए हुए मंसूबे को टटोला। वीरा की गुंजाइश नहीं निकल सकी। तुम अपने होटल कब लौटोगी? कुछ देर के गौर खौज के बाद मैंने मासूमियत से पूछा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? वो तनक कर बोली। मैं कह चुकी हूँ कि वापसी के बारे में कल गौर करूंगी। आज मैं वापस नहीं जा रही। तो क्या मुझे अपना मेजबान बनाना चाह रही हो? मैंने बेचारगी से पूछा। ऐसा हो सके तो क्या बात है? वो खुश होकर बेसाख्ता बोल उठी। कैसे हो सकेगा? मैंने मुसमुसी आवाज में पूछा। सलीम अकबर खान भी रॉयल होटल में मुकीम है, वो तुमको पहचानता है। सुबह उसकी रवानगी है, वो आज शाम मेरे साथ जरूर मिल बैठना चाहेगा। इस पर लानत भेजो, वहां से गायब हो जाओ। हम दोनों किसी और होटल में रात गुजार लेंगे। उसने बेपरवाही से जवाब दिया। वो जब भी मुझे जिज करने का फैसला कर लेती थी तो आमतौर पर इसी अंदाज में बेनियाजी के मुजाहरे पर उतर आती थी। उसके जाने से पहले मेरी उसकी मुलाकात जरूरी है। हो सकता है कि मैं उससे कोई काम की बात उगलवा सकूं।
मैंने जोर देकर उसे समझाना चाहा, तुम उसके पीछे पड़े रहे तो बद्री का क्या होगा। उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अगर वो कल ही यहाँ से न्यूयॉर्क रवाना हो गया तो क्या होगा? हम यहीं छक मारते रह जाएंगे। मैं इस बारे में भी सोचूंगा। मैंने पूरे खलूस से वादा किया। वो रुककर चंद सानियों तक मेरी आंखों में झांकती रही, फिर दोबारा चलते बोली, तो मुझे चकमा देकर मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। इस वक्त तुम्हारे जहन में इसके सिवा और कोई बात नहीं है। जब तक तुम कोई ठोस सबब नहीं बताओगे मैं तुम्हारे साथ लगी रहूंगी। सलीम और बदरी से ज्यादा ठोस सबूत मैं कहां से लाऊं? मैंने बेबसी से पूछा। सलीम, अब तुम्हारा दर्द सर नहीं रहा। अव्वल खान उससे खाया पिया तक उगलवा लेगा। बदरी के बारे में तुम अभी तक अगर मगर का शिकार हो। मैं तुम्हारी इन भोदी बातों को कैसे मान सकती हूँ? सलीम की बताई हुई कोई बात हमारे काम की भी हो सकती है। इससे अव्वल खान को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तुम ये क्यों भूल रही हो कि सलीम मदन मोहन के लिए काम कर रहा था और वो रा का आदमी था। रा का नेटवर्क बहुत मुनज़्ज़म और मरबूत है। हो सकता है कि लंदन में किसी एजेंट ने सलीम से राब्ता किया हो। महज तुम्हारी हर धर्मी की वजह से मैं इन कभी इम्कानात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरे इस नुक्ते में जरा भी वजन नहीं था। बस वीरा से बात करते हुए वो दलील बरजस्ता मेरे जहन में भी आ गई थी और मैं उसे चक्कर देने के लिए बेथकान बोलता चला गया। वो फौरन कुछ न बोली, सोच में पड़ गई। शायद वो मेरे आखिरी फिक्रों को अपने जहन में तोल रही थी। आखिरकार वो कायल होकर बोली, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि सलीम से तुम्हारी मुलाकात सूदमंद साबित हो सकती है। गुड, मैंने खुश होकर कहा। इसका मतलब है कि तुम अपने होटल चली जाओगे? ये मैंने कब कहा? उसने बेरुखी से पूछा। फिर मुक्का फिजा में लहरा कर बोली, कान खोल कर आखिरी मर्तबा फिर सुन दो कि मैं आज रात इन्हीं इतराफ में कहीं बसर करूंगी। अभी चलकर किसी होटल में डबल रूम बुक करवाओ। मैं तुम्हें 2-3 घंटे की मोहलत दे दूंगी। सलीम से मिलकर तुम वापस आओगे। फिर वही मुर्गी की एक टांग, मैंने चिल्ला कर कहा। सलीम के साथ बातों में देर भी हो सकती है। ऐसी सूरत में तुम देर से भी आ सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि सलीम के बहाने तुम कहीं गायब हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीरा ने पूरे सुकून से कहा, तुमने रॉयल होटल का फोन नंबर मुझे दिया हुआ है। मैं वक्फे वक्फे से फोन करके तुम्हारी वहां मौजूदगी की तस्दीक करती रहूंगी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने बनाकर कहा, तुम मेरे ऊपर ऐसी नारवा पाबंदियां नहीं लगा सकती। मैं तुम्हारा जर खरीद गुलाम नहीं हूं। मेरी मर्जी कि मैं सलीम से मिलूं या कहीं और जाऊं। उसने आंखें सुकेड़ कर मेरी तरफ देखा। इसके होठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट मचल रही थी। उसने मुलायमत से कहा, मैं भी तो यही कह रही हूं कि शरीफ बच्चे की तरह मुझे अपने असल इरादों से आगाह कर दो। मुझे धोखा देकर तुम कहां जाना चाह रहे हो? क्या लंदन में भी तुम्हें घर बार वाली कोई नादरा मिल गई है? नादरा के नाम पर मैं भड़क उठा। खुद पुरस्कून रहकर वो अपनी जहरीली बातों से मेरी हड्डियां तक सुलगाए दे रही थी। तुमने नादरा का नाम क्यों लिया? इस वक्त उसकी क्या तुक थी? नाम नहीं, मेरे लिए वो एक अलामत है, तुम पर खुद से रीझने वाली अहमक औरतों की अलामत। आज मेरी बात लिख कर ले लो कि तुम अपने किसी चालाक दुश्मन के हाथों नहीं, किसी बेवकूफ महबूबा के हाथों मारे जाओगे। ये तुम जैसी चालाक और मकार लोमड़ी कह रही है? मैंने जहर खंद के साथ कहा। एक तरफ तुम सुल्तान शाह से इश्क की पींगे बढ़ा रही हो और जहां मेरे साथ शब्बसरी पर मुसर हो। तुम्हें अपनी इन हरकतों पर शर्म नहीं आती? आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मौका मिलते ही मैंने बदतरीन अल्फाज में उसके खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकाल ली। इस वक्त तुम गालियां देकर और थप्पड़ मारकर भी मुझे गुस्सा नहीं दिला सकोगे, वीरा ने डिटाई से कहा। बदस्तूर मुस्कुराए जा रही थी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस वक्त तुम लड़कर मुझसे अलग भी हो जाना चाहोगे तो मैं चंद कदम पीछे रहकर कब्र तक तुम्हारा ताक़ुब करूंगी। मैं देखती हूँ कि आज तुम मुझसे बचकर कहाँ जाते हो। निजात का एक ही रास्ता है कि मुझे अपने असल प्रोग्राम से आगाह कर दो। वीरा इस वक्त अपने असल और पुराने रूप में वापस आ चुकी थी। उसने खुद ही वाजे कर दिया था कि मेरी कोई मसलहत आमेज इश्तियाल अंगेजी भी उसे उसकी राह से नहीं हटा सकेगी। मैंने बाइज्जत अंदाज में हथियार डालने का फैसला करते हुए कहा, तुमने सुल्तान शाह वाली बात का जवाब गोल कर दिया है। इसका जवाब तुम खुद जानते हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे नज़दीक वो माँ के परों के नीचे से निकलकर घोंसले से गिरा हुआ चिड़िया का एक नन्हा सा बच्चा है। उसे दोनों हाथों में समेट कर वापस उसकी जगह पहुंचाने की कोशिश करती हूँ तो वो खौफजदा होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। इस जैसे खौफजदा चूजों को सिर्फ प्यार किया जा सकता है। इस इश्क की घातें कौन लड़ाएगा? और इस नाचीज के बारे में क्या कहती हूँ? मैंने तलखी से पूछा। नाचीज नहीं, तुम तो चीज हो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कभी कभी दिल चाहता है कि तुम्हें यूं ही सालम रोस्ट करके किसी बड़े डीप फ्रीजर में महफूज कर लूं और फिर सारी उम्र तुम्हारे पार्चे तल तल कर लुत्फ अंदोज होती रहूं। फजाला खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा साथी मिला है। तुम्हारे अल्फाज से इज़ार सानी की बू आ रही है। तुम तो नादरा से भी बदतर हो। हाथ आई हुई हर चीज हाथ से निकल जाने वाली चीज से बदतर मालूम होती है। उसने बेपरवाही से कहा, यह बताओ कि अब भागने के बारे में क्या इरादा है? मेरा किसी वक्त भी भागने का कोई इरादा नहीं था। तुम बिला वजह अपनी बातों से मुझे ताव दिला रही थी। तो फिर चलो किसी अच्छे होटल में कमरा बुक करा लेते हैं। इस बार वो खुश होकर बोली। कमरा बुक कराने के बाद 4:30-5 बजे तक मैं सलीम की तरफ निकल जाऊंगा। तो क्या तुम सलीम से मुलाकात के बारे में इसी कदर संजीदा हो? उसने हैरत से पूछा। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा था। वो बेचैनी से मेरा इंतजार करेगा। तुम वहां से गायब नहीं होगे। उसने तस्दीक तलब लहजा में पूछा।
फोन करके चेक करते रहना, सलीम ही कहीं ले गया तो मजबूरी होगी। वो मुंह से कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में शकूक शुबहात के साहिल लर्जा थे। मैंने गुस्से पर काबू पाकर आखिरकार उसे कदरे आसाबी तनाव में मुतला कर दिया। इस वक्त हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के मुतवाजी चलने वाली एक बड़ी सड़क पर थे। वहां से हमने होटल की तलाश की मुहिम का आगाज किया और फिर एक बड़े पार्क के करीब वाक़ई होटल में जुमला सहूलतों से आरास्ता कमरा हासिल करने में कामयाब हो गए। हमारे साथ कोई साजो सामान न देकर होटल के बुकिंग क्लर्क के होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट फैल गई। इन इतराफ की गलियों और बाजारों में आर्जी तौर पर बनने वाले जोड़ों की मेजबानी शायद इसके रोजमर्रा फ्राइज में शामिल थी। उसने एक रात का पेशगी किराया लेकर चाबी हमें थमा दी। मिसेज रेनाल्ड ने रायल होटल में सरकारी सुराग रसानों की गैर मुतवक्का आमद की वजह से मुझे सवेरे ही होटल से फरार होने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त से मैं मुसलसल चल रहा था। आरामदेह और साफ सुथरा बिस्तर सामने आते ही मैं जूतों समेत वहीं दराज हो गया।